नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। दोस्तों, पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बोलते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी कि हिजाब इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है। फैसले के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बारे में एक वीडियो सामने आया जिसमें धमकी देने वाले बता रहे थे कि उन्हें पता है कि जज सुबह घूमने किस पार्क में जाते हैं। धमकी के बाद तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई, लेकिन ये धमकी एक बार फिर से इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर बहुत से सवाल खड़े करती है। सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी चीजें इन कट्टरपंथियों के मुताबिक नहीं होती तो वो सीधे मरने मारने पर ही उतारू क्यों जाते हैं। फ्रांस में कोई मैगजीन अगर कार्टून बनाती है तो आप उसके पूरे स्टाफ की हत्या कर देते हैं। कोई तस्लीमा नसरीन किताब लिखती है तो उसे देश छोड़ना पड़ जाता है। कोई सलमान रश्दी मजहब पर टीका करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। अदालत में केस चलने के बावजूद किसी कमलेश तिवारी का दिन दिहाड़े गला रेत दिया जाता है, और जब फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो सीधे जज को ही मारने की धमकी दे दी जाती है। मतलब या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। बीच में संवाद, सुधार या माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं। और फिर आप शिकायत करते हैं कि मेरे मजहब को लेकर फोबिया क्यों बढ़ रहा है। फोबिया कोई हवा में पैदा नहीं होता, ना ही कोरोना की तरह ही किसी के छींकने से फैलता है। फोबिया असल, जायज और कड़वे अनुभवों से पैदा होता है। कुछ वक्त पहले मैं ओशो का एक ऑडियो टेप सुन रहा था जिसमें पाकिस्तान से आए एक शख्स फिरोज ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया का सबसे नया धर्म होने के बावजूद इस्लाम सबसे पुराना लगता है। इस पर रजनीश का जो जवाब था वो आज भी बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। रजनीश ने कहा कि सबसे नया होने के बावजूद इस्लाम सबसे पुराना इसलिए लगता है क्योंकि उसमें मजहबी किताब में लिखी बातों पर टीका टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। रजनीश ने कहा कि दुनिया के हर मजहब ने अपने मानने वालों को ये छूट दी है कि वो उसकी धार्मिक मान्यताओं पर बहस करें, उसकी धार्मिक किताब में लिखी बातों पर तर्क करें और अगर हो सके तो उसमें सुधार भी करें, लेकिन इस्लाम ऐसी कोई छूट नहीं देता। रजनीश ने आगे कहा कि यही कारण है कि मैं हर मजहब और संप्रदाय पर टिप्पणी करता हूं, लेकिन इस्लाम पर बहुत कम, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूं उनका रवैया क्या है। हिजाब विवाद के दौरान एक दलील अक्सर दी गई कि बच्चियों पर हिजाब थोपा थोड़ा ही जा रहा है। अगर कोई अपनी मर्जी से पहनना चाहता है तो उसे क्यों रोका जा रहा है। अपनी मर्जी, आपको नहीं लगता कि अपने आप में एक मजाक है? सोचिए, जब मर्जी का फैसला आने पर आप जजों को जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं। अबू आजमी जैसे जन प्रतिनिधि तक जजों की समझ पर सवाल खड़े कर देते हैं। मौलानाओं द्वारा जजों की लानत मलानत की जाती है। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के दायरे में जो महिलाएं आती होंगी उन्हें ये लोग अपनी मर्जी से कुछ करने की छूट देते होंगे? 2 दिन पहले ही बरेली में एक मुस्लिम महिला ने मीडिया में आकर बताया कि यूपी चुनावों में बीजेपी को वोट करने के कारण उसके तलाक तक की नौबत आ गई है। महिला ने बताया कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई उसी से इंप्रेस होकर, उसी से प्रभावित होकर उसने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन जैसे ये बात उसके ससुराल में पता लगी तो उसके तलाक तक की नौबत आ गई। अब आप सोचिए कि जब अपने कहे के मुताबिक वोट ना करने पर एक शौहर अपनी बीवी को तलाक तक दे सकता है तो समाज में औरतों की मर्जी के क्या मायने। ईरान में तो महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ इतने कैंपेन चलाए, उसके लिए उन्होंने अपनी मूल आर्यन पहचान तक का हवाला दिया। इतने विरोध सहे, जेल तक गई, सार्वजनिक तौर पर जलील हुई, पर हुआ क्या? क्या इस सबसे कट्टरपंथी झुक गए? क्या उन औरतों को उनकी मर्जी करने दी गई? बिल्कुल नहीं। और यही बड़ा सवाल है कि आप अपनी मजहबी नाइत्तेफाकी से कैसे डील करते हैं। मसलन जब आपको लगता है कि चीज़ें आपके धर्म के मुताबिक नहीं हैं तो आप कैसा सलूक करते हैं, खुद से जो अलग है उसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। यही बताता है कि एक बहुधर्मी समाज में रहने के लिए आप कितने फिट हैं। एक बहुसांस्कृतिक, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने के लिए आप कितने तैयार हैं। एक ऐसा समाज जहां लोगों की आपसे सांस्कृतिक असहमतियां होंगी, सुधार के लिए वो आप पर दबाव भी डालेंगे, आधुनिक होने के लिए, मॉडर्न होने के लिए वो आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे, लेकिन हर बार अगर आप इन असहमतियों, दबावों और आग्रहों पर हिंसक हो जाएंगे तो सवाल उस समाज पर नहीं बल्कि ना बदलने को लेकर जो आपकी जिद है, आपकी जो डिठाई है, उस पर उठेंगे। कश्मीर को लेकर एक वर्ग अक्सर ये बात बार बार दोहराता है कि वहां जनमत संग्रह करवा लो, लोगों से ही पूछ लो कि उनकी मर्जी क्या है। क्या वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या खुद को आज़ाद देश बनाना चाहते हैं। इस दलील का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी मर्जी से फैसला लेना चाहते हैं। अब इस मर्जी की हकीकत जान लीजिए। 80 के दशक में जब कश्मीर में चुन चुनकर पंडितों को निशाना बनाया गया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां इस्लामी निज़ाम कायम करने की हसरत पालने वाले लोगों को, मैं कहता हूं कि आप हिंदुस्तान सरकार को भाड़ में जाने दीजिए।
उसे अपना दुश्मन मानिए। लेकिन जब आप दिन रात कश्मीरियों की ही मर्जी की दुहाई देते हैं, दिन रात कश्मीरियत की ही बात करते हैं, तो क्या वो पंडित कश्मीरी नहीं थे? और जब आपने एक बार उनको कश्मीर से भगा दिया, तो फिर उस जनमत संग्रह या कथित जनता की मर्जी या कश्मीर के लोगों की राय के मायने क्या रह गए? इसी महीने की 2 तारीख को कश्मीर के कुलगाम के सरांदू इलाके में आतंकियों ने मोहम्मद याकूब नाम के कश्मीरी मुस्लिम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आप जानते हैं उसका कसूर क्या था? उसका कसूर बस ये था कि वो पंचायत चुनाव लड़कर मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहता था। और कश्मीर में पंचायत चुनाव लड़ते ही मारे जाने वाले मोहम्मद याकूब कोई पहले कश्मीरी मुस्लिम नहीं थे और ना ही आखिरी। याकूब की हत्या के एक दिन पहले ही आतंकियों ने बटमालू में मस्जिद के बाहर खड़े एक पुलिस वाले को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। और इससे पहले पिछले साल 7 नवंबर को बटमालू में ही आतंकियों ने गोली मारकर एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी। यानी मतलब साफ है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो चुनाव लड़कर मुख्यधारा का हिस्सा बनने वाले कश्मीरी मुसलमान हों, या फिर कश्मीर के ही पुलिस वाले क्यों ना हो, ऐसा हर वो शख्स, हर वो वर्ग जो कश्मीर में इस्लामी निजाम की स्थापना में रोड़ा बनेगा, वो मार दिया जाएगा। फिर इस देश के बुद्धिजीवी, कश्मीर के अलगाववादी और अरुंधति रॉय जैसे पेशेवर असंतुष्ट कश्मीर में जनमत संग्रह करवाकर वहां की आवाम की राय जानने का दावा करते हैं। अरे भाई, ऐसे हर इंसान को आप चुन चुनकर अगर मार डालेंगे जो आपसे ना इत्तेफाकी रखता है, आपसे सहमत नहीं है, तो फिर इस जनमत संग्रह के मायने क्या हैं? एक बात आपको समझनी ही होगी कि किसी भी फिल्म या राजनीतिक पार्टी की इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि वो लोगों को आपस में बांट पाए। आम से आम आदमी किसी भी कौम या वर्ग को लेकर अपनी राय अपने खुद के तजुर्बे, खुद के अनुभव के आधार पर बनाता है। वो अनुभव जो उसने उन लोगों के साथ रहकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल किया होता है। अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय, उनके रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया जानकर और सुनकर बनाए होते हैं। इसलिए बार बार ये बचकानी दलील देकर आम आदमी की कॉमन सेंस पर सवाल खड़े मत करो कि वो इतना गधा है कि फिल्म देखकर अपने अंदर किसी और के लिए जहर भर लेगा। ये समझना होगा कि कश्मीर से लेकर ईरान तक और बरेली से लेकर कर्नाटक तक जिन तमाम घटनाओं का जिक्र मैंने ऊपर किया है, ये कोई मंगल ग्रह में नहीं घटी है, इसी धरती पर घटी है, यहीं के लोगों के बीच घटी है। यहाँ के लोगों ने उसे देखा है और उसी आधार पर अपने अनुभव बनाए हैं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि लोग बदलें तो उनसे जुड़ा हमारा अनुभव भी बदल जाता है। पर सवाल यह है कि क्या वो लोग बदलेंगे? शायद ये बदलाव देखने के लिए हमें ओशो से भी ज्यादा आशावादी होना पड़ेगा।